गुड इवनिंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे वह है चीफ एग्जीक्यूटिव या मुख्य कार्यपालिका। मुख्य कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो आधुनिक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत केवल वे व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं जो नीति निर्धारण होते हैं, योजनाओं का निर्माण करते हैं, कानूनों को क्रियान्वित करते हैं और सैनिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि कार्यपालिका शब्द का प्रयोग उन अधिकारियों के लिए किया जाता है जिनका काम कानूनों को क्रियान्वित करना है। अगर हम देखें तो उदाहरण के रूप में भारत में राष्ट्रपति और उसके मंत्रिपरिषद, ब्रिटेन में राजा और अमेरिका में राष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करें कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव होती है वो हर देश की प्रशासन व्यवस्था के शीर्ष पर होती है। ये एक पिरामिड है और आप देख सकते हैं कि पिरामिड जो जितना ऊपर जाता रहता है उतना ही छोटा होता जाता है और प्रशासन के इसी शीर्ष पे इसी ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव या मुख्य कार्यपालिका होती है। तो यानी कि मुख्य कार्यपालिका किसी भी संगठन के शीर्ष पर होती है और जिसको कि हम चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं। बात करें तो भारत में चीफ एग्जीक्यूटिव वो राष्ट्रपति हैं। इंग्लैंड में क्वीन या किंग हैं। स्विट्ज़रलैंड जहाँ पर कि फेडरल काउंसिल है वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव। अमेरिका में राष्ट्रपति हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव प्रत्येक प्रकार के सरकार में हमें दिखाई पड़ती है। मुख्य कार्यपालिका की अगर बात करें कि इनका क्या काम है, इनके पद की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, तो ये प्रशासनिक अनियमितताओं को दूर करते हैं, विलंब और भ्रष्टाचार को दूर करते हैं, इसके साथ ही साथ कुशलता लाते हैं और जनता के लिए अधिकतम कल्याण करते हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हैं और जितने भी जाति, सांप्रदायिक और प्रादेशिक मामले हैं उनको चुनौतियों को सामना करने हेतु। बात किया जाए कि अगर मुख्य कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं, कितने इनके फॉर्म हैं, तो यहाँ पर इन निम्न प्रकारों को हम देख सकते हैं। पहला है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, नेक्स्ट है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव एंड नेक्स्ट है सिंगल एंड प्यूरल एग्जीक्यूटिव। अगर हम बात करें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक जो कार्यपालिका है उसमें डिफरेंस क्या है, तो हम ये देख सकते हैं कि समानतः जो प्रजातांत्रिक देशों में दो प्रकार की मुख्य कार्यपालिका होती है, एक संसदीय और दूसरा अध्यक्षात्मक यानी कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। ब्रिटेन और भारत जो है वो संसदीय कार्यपालिका के उदाहरण हैं और यहाँ पर रियल और जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, यानी कि ये दोनों जुड़ा हुआ है। ब्रिटेन में जो वहाँ की क्वीन है वही कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का स्रोत है, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का जो प्रयोग है वो मंत्रिमंडल करता है। यानी कि जो नॉमिनल अगर हम बात करें तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दिखाई पड़ता है कि नॉमिनल जो होते हैं वो इंडिया में जैसे प्रेसिडेंट और ब्रिटेन में किंग और क्वीन, और जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट यानी कि प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद जो होती है वो रियल एग्जीक्यूटिव होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पर नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव का कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर जितनी भी एग्जीक्यूटिव जितनी पावर्स हैं वो यूएसए के प्रेसिडेंट को ही मिली हुई हैं और वह उन शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करता है। अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या अंतर है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है वहाँ पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, और वहाँ पर जो कैबिनेट का जो हेड होता है वह प्रधानमंत्री होता है यानी प्राइम मिनिस्टर, और अन्य सभी सदस्यों को वो अपना साथी मानता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव एक व्यक्ति होता है जिसको कि प्रेसिडेंट कहा जाता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेसिडेंट की सहायता के लिए 14 सचिव होते हैं जिनके अधीन 14 प्रशासकीय विभाग भी होते हैं। ये जितने भी सचिव होते हैं वो राष्ट्रपति के अंडर में रहते हैं, उसके अधीन रहते हैं और वह चाहे इन्हें इच्छा मुक्त पद मुक्त भी कर सकता है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो संसदीय शासन प्रणाली है उसके बीच में क्या अंतर है। संसदीय शासन प्रणाली में जितने भी
मिनिस्टर होते हैं, मंत्रिमंडल के जितने सदस्य होते हैं वो अनिवार्यतः संसद के सदस्य होते हैं। आपको पता होगा कि अगर कोई भी अगर मंत्री बनता है वो लोकसभा या राज्यसभा का अगर मेंबर नहीं होता है तो 6 महीने के अंदर लोकसभा के या राज्यसभा के किसी भी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद को मंत्रिमंडल को पदच्युत करने का अंतिम अधिकार है, और यानी कि यहाँ पर चेक और बैलेंस का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और अधिचात्मक शासन प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में राष्ट्रपति जो होता है वह न तो संसद का सदस्य होता है और न ही संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ क्योंकि इसका जो श्रेय है वह सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को जाता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र और पृथक रहती हैं, और इन दोनों शासन प्रणालियों की अगर तुलना किया जाए तो संसदीय शासन प्रणाली ही अधिक श्रेष्ठ प्रतीत होती है, और यही एक कारण है जिसकी वजह से इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाया गया। नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव में आपको अंतर समझ में आ ही गया। नॉमिनल यानी कि यहाँ पे प्रेसिडेंट और ब्रिटेन में किंग या क्वीन, और रियल एग्जीक्यूटिव दोनों कंट्री में है प्रेसिडेंट प्लस कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट। एकल और बहुल कार्यपालिका या सिंगल और प्लूरल एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो जिस कार्यपालिका का प्रधान शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है उसे एकल कार्यपालिका कहते हैं। अमेरिका की जो कार्यपालिका है वो इसी का उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पे कार्यपालिका संबंधी जितनी पावर हैं वो केवल राष्ट्रपति में ही निहित है। बहुल कार्यपालिका या प्लूरल एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि वहाँ पे शक्ति का जो स्रोत है एक व्यक्ति में नहीं हो कि अनेक व्यक्तियों में होते हैं, और जिसमें प्रशासन का समस्त उत्तरदायित्व एक से अधिक व्यक्तियों पर होता है। बहुल कार्यपालिका का जो एग्जाम्पल है वो स्विट्जरलैंड है, जहाँ पर 7 सदस्यों की एक परिषद होती है जिसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में किया जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। लेकिन अगर हम देखें तो भारत और इंग्लैंड में एकल कार्यपालिका जो है वो इसका एग्जाम्पल है। मुख्य कार्यपालिका के अगर हम कार्य देखें कि मुख्य कार्यपालिका के कार्य हैं, तो लूथर गुलिक ने एक शब्दावली दी थी पोस्ट कॉर्प, और यहाँ पर जो मुख्य कार्यपालिका है बेसिकली यही काम करता है। हम क्योंकि पोस्ट कॉर्प को अगर हम एक एक करके अगर देखें कि यानी कि उसके हर एक शब्दों की अगर विवेचना करें तो पोस्ट कॉर्प को डील में कह सकते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो यहाँ पर मार्शल डिमॉग भी ये कहते हैं कि रियल एग्जीक्यूटिव जो है उसके महत्व को बताते हुए कहते हैं ही इज़ अ ट्रबल शूटर, अ सुपरवाइजर एंड अ प्रमोटर ऑफ द फ्यूचर प्रोग्राम। अगर हम लोग बात करें लूथर गुलिक का जो पोस्ट कॉर्प जो शब्दावली है उसके अनुसार मुख्य कार्यपालिका की क्या कार्य हैं, तो अगर हम देखें तो पहला कार्य इसका है प्लानिंग या नियोजन करना। प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, अर्थात आवश्यक कार्यों की रूपरेखा तैयार करना और प्रयोजन की प्राप्ति हेतु आवश्यक तरीकों की रूपरेखा बनाना। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन बनाना, अर्थात सत्ता के औपचारिक स्वरूप की स्थापना करना और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभागों में व्यवस्थित, निर्धारित और समन्वित करना। नेक्स्ट है स्टाफिंग यानी कि कर्मचारी नियुक्त करना, जैसे कर्मचारियों की भर्ती करना, उन्हें प्रशिक्षण देना और कार्यों के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग यानी कि संचालन या निर्देशन करना, अर्थात निर्णय करना और इन निर्णयों को विशिष्ट एवं सामान्य आदेशों और निर्देशों का रूप देना और एक नेता के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग यानी कि समन्वय करना, अर्थात कार्य के विभिन्न विभागों में अंतर संबंधों की स्थापना करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। नेक्स्ट जो है वो है रिपोर्टिंग यानी कि प्रतिवेदन देना, अर्थात जिनके प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी है उन्हें शासन की गतिविधियों से अवगत कराना। इसका अर्थ है कि कार्यपालिका को अभिलेखों, अनुसंधानों तथा निरीक्षण द्वारा अपने अधीनस्थों के साथ साथ अपने आप को भी अवगत रखना चाहिए। नेक्स्ट है बजटिंग यानी कि बजट बनाना, अर्थात बजट से संबंधित सभी कार्य करना, वित्तीय एवं कर संबंधी योजनाएं बनाना, लेखांकन और उन पर नियंत्रण करना।
यहाँ पर एल डी वाइट ने भी चीफ एग्जीक्यूटिव के कुछ फंक्शन को बताए हैं और यहाँ पर वो कहते हैं कि डिसाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, यानी कि वो पहला काम ये बताते हैं कि प्रशासकीय नीति का निर्धारण। इनका ये यहाँ पर एल डी वाइट का ये कहना है कि विधानमंडल द्वारा सामान्यतः मोटे रूप में कानून बनाए जाते हैं और मुख्य कार्यपालिका ही इन कानूनों को लागू या क्रियान्वित करती है। कानून बनाते समय विधानमंडल केवल सामान्य सिद्धांतों को ही निर्धारित करते हैं। कानूनों को क्रियान्वित करने योग्य बनाने, आवश्यक विवरण तैयार करने का कार्य वह मुख्य कार्यपालिका पर छोड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विधानमंडल में किसी भी सत्र में निजी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों की अपेक्षा सरकारी विधेयकों की जो संख्या है वह अधिक होती है। नेक्स्ट है टू ऑथराइज डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो प्राधिकार संबंधी, जो संगठन के प्राधिकार संबंधी है वो सारी बातें। यहाँ पर मुख्य कार्यपालिका जो है वो संगठन को प्राधिकार प्रदान करती है जिनके आधार पर प्रशासन कार्य करता है। नई क्रियाओं की उत्पत्ति के साथ साथ नए विभागों की भी रचना होती है और अधिशात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के जो अधिकार है वो काफ़ी सीमित होते हैं, फिर भी वो छोटे अधिकरणों का सृजन और उन्मूलन कर सकती है और इसके साथ ही साथ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र भी कर सकती है। संसदीय शासन में मुख्य कार्यपालिका को इस संबंध में पूरी छूट होती है। वो सामान्यतः विभागों की आंतरिक संरचना उसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। सेवा और इस नेक्स्ट है कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्तीय अधिकार संबंधी जितने भी कंट्रोलिंग पावर है वो मुख्य कार्यपालिका के हाथों में होती है। यानी कि बजट संबंधी समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख मुख्य कार्यपालिका का होता है। उसी के द्वारा राष्ट्र का वार्षिक बजट तैयार किया जाता है, वही उसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करती है और विधानमंडल के अनुमोदन के पश्चात उसी के द्वारा उसका निष्पादन और परिपालन किया जाता है। जैसे भारत में अगर हम देखें तो बजट संबंधी जितने भी डिटेल्स होते हैं वो सारा जो संसद के समक्ष प्रस्तुत करने का जो दायित्व होता है वो मुख्य कार्यपालिका का होता है। इसके विपरीत अधिशात्मक शासन प्रणाली में बजट संबंधी जो औपचारिक सत्ता या अधिकार केवल कांग्रेस में निहित होती है। नेक्स्ट है सुपरवाइज एंड कंट्रोल एंड इन्वेस्टिगेट द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन, यानी कि यहाँ पर जो मुख्य कार्यपालिका है वो जांच और परीक्षण का आदेश दे सकती है। विभिन्न वर्गों के बहुत सारे कर्मचारियों को जो अधिकार उसके द्वारा प्रदान किया जाता है तो उसका कार्य ये भी है कि वह उसके दुरुपयोग को भी रोके। और यहाँ पर मुख्य कार्यपालिका जो है वो समय समय पर जांच और अनुसंधानों के द्वारा जो आदेश देते हैं उसी के आधार पे वो प्रशासन के दोष और उनके जो मिसयूज़ है जो अथॉरिटी का उसको वो रोक सकती है। यहाँ पर एल डी वाइट ने ये सारी बातों को डिस्कस किया। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।